चलो बहुत बढ़िया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज हमको पढ़ना था गद्य साहित्य की वर्तमान गति, जो शुक्ल जी के अनुसार जो वर्तमान उनका समय चल रहा था। तृतीय उत्थान संमत 1975 का जो समय है, 1975 के मतलब हो गया लगभग 1918 के आसपास में जो समय चल रहा था। अब उसकी बात शुक्ल जी करेंगे। इससे पहले हमने जो गद्य गद्य खंड है ना, गद्य की बात करें, अभी काव्य खंड के लिए तो पूरा अलग से उत्थान पढ़ाएंगे शुक्ल जी, प्रथम उत्थान द्वितीय उत्थान से जैसे गद्य साहित्य है वैसे काव्य की बात करेंगे। तो जब हम गद्य की बात कर रहे थे सबसे पहले, तो हमने गद्य के लिए सामान्य परिचय पढ़ा। पहले तो गद्य का किस प्रकार से गद्य की सामान्य शुरुआत कैसे हुई, इसमें क्या बोलते हैं प्रथम उत्थान में, फिर द्वितीय उत्थान में, ये अलग अलग पढ़ा हमने। प्रथम उत्थान में तो हमने क्या किया था, पूरे भारतेंदु युग को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को और भारतेंदु युग के कवियों को, पत्रिकाओं को, उस समय के गद्य को, चाहे वो उपन्यास हो, उपन्यास तो बहुत कम लिखे गए थे, नाटक, निबंध, इन सबको हमने विस्तार से पढ़ा था, शुक्ल जी की लैंग्वेज में समझा था। फिर हमने क्या किया, द्वितीय उत्थान पढ़ा था। द्वितीय उत्थान का मतलब हो गया 1900 के बाद का समय, द्वितीय युग के आसपास का समय। क्या क्या अपडेट हुआ उस सबके बाद, है ना भाई। भाषा तो चलो ठीक है, खड़ी बोली हिंदी एक प्रकार से हमने निर्धारित कर ली, लेकिन अब क्या क्या एक्स्ट्रा लिखा गया है, कुछ ऐसा लिखा गया है कि जिसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, या फिर वैसा ही प्राचीन जो लिखा जा रहा था वैसा ही लिखा गया है। पर हमने पाया कि नहीं, यहाँ तो जो प्राचीन लिखा जा रहा था ना वैसा भी नहीं लिखा गया है, बल्कि और ज्यादा कमी आई है, नाटकों में कमी आई है, निबंधों में कमी आई है, रचनाओं में कमी आई है। कहानियां जरूर क्या है इस युग में, द्वितीय उत्थान की जो देन है वो कहानी है, ये शुक्ल जी बताते हैं। तो वो सब हमने पढ़ा। अब तृतीय उत्थान जो हम पढ़ेंगे ना, इसे हम बोलते हैं पांचवा प्रकरण। पांचवा प्रकरण हमारा शुरू हो जाएगा आगे, उसमें हम पढ़ेंगे तृतीय उत्थान। तो तृतीय उत्थान ये आखिरी है, इसके बाद हमारा काव्य खंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, परिस्थिति, दिग्दर्शन, लेखकों और ग्रंथकारों की बढ़ती संख्या का परिणाम। क्योंकि अब ये 1900 से 1918 तक की बात करें, 1918 से बाद की बात करेंगे, जो सरस्वती पत्रिका के समय तक जो भी चेंजेस होने थे हो गए, उस समय के टाइम पे, उस समय के दौरान, ठीक है ना। उसके बाद संख्या बढ़ेगी सही ना, तो वो सब उन्होंने बताया। उसके बाद हम इसमें भी सेम पढ़ेंगे, उपन्यास और कहानी में क्या क्या चेंजेस आए, कौन कौन सी छोटी कहानियां लिखी गई, नाटक कौन से लिखे गए, निबंध और समालोचना में क्या क्या चीजें आई, और समालोचना अब किस प्रकार से चेंज होती है, पहले भारत हिंदू युग में किस प्रकार से लिखी जाती थी, द्विवेदी युग में भी हमने बात करी कि कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, वर्तमान स्थिति बता रहे हैं शुक्ल, ठीक है ना। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट हो तो कभी भी मुझसे पूछ लेना। तो भी मुझे टेलीग्राम पे लाइव सुन रहे हैं, ठीक है, आप मुझसे पूछ लेना कोई डाउट हो तो। और जब ये यूट्यूब पे ये क्लास डलेगी, और जो भी इस क्लास को देखेंगे आप मुझे कमेंट करके बात बता सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए तो पढ़ते हैं तृतीय उत्थान। इस तृतीय उत्थान में हम वर्तमान काल में पहुंचते हैं, जो भी चल रहा है शुक्ल जी के अनुसार। इसमें आकर हिंदी गद्य साहित्य के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के भीतर भीतर अनेक नए रास्ते खुले, जिनमें से कई एक पर विलायती कवियों के नाम की तख्तियां भी लगी। हमारे गद्य साहित्य का ये काल अभी हमारे सामने है। इसके भीतर रहने के कारण इसके संबंध में हम या हमारे सहयोगी जो कुछ कहेंगे वो इस काल का अपने संबंध में अपना निर्णय होगा, है ना। सच पूछिए तो वर्तमान काल जो अभी चल रहा है हमसे इतना दूर पीछे नहीं छूटा है कि इतिहास के भीतर आ सके, है ना। इससे यहाँ आकर हम अपने गद्य साहित्य के विविध अंगों का संक्षिप्त विवरण ही इस दृष्टि से दे सकते हैं कि उनके भीतर की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां लक्षित हो जाए। सबसे पहले ये ध्यान लेखकों और ग्रंथकारों की दिन दिन बढ़ती संख्या पर जाता है। इन 20-21 वर्षों के बीच हिंदी साहित्य का मैदान काम करने वालों से पूरा पूरा भर गया है, जिससे उसके कई अंगों की बहुत अच्छी पूर्ति हुई है। पर साथ ही बहुत सी फालतू चीजों पर भी इधर उधर बिखरी है, बहुत सी फालतू चीजें, जैसे भाषा का पूरा अभ्यास और उस पर अच्छा अधिकार रखने वाले, प्राचीन और नवीन साहित्य के स्वरूप को ठीक परखने वाले अनेक लेखकों द्वारा हमारा साहित्य पुष्ट और प्रौढ़ हो चुका है, इन लोगों की वजह से। वैसे ही केवल पाश्चात्य साहित्य के किसी कोने से आंख खोलने वाले और यूरोप की हर नई पुरानी बात को आधुनिकता कहकर चिल्लाने वाले लोगों के द्वारा बहुत कुछ अनधिकार चर्चा, बहुत सी अनाड़ीपन की बातें भी फैल गई। इस दूसरे ढांचे के लोग यूरोप की सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर उठे हुए नाना वादों और प्रवादों को लेकर उनकी उक्तियों के टेढ़े सीधे अनुवाद की उद्धरणी करके ही अपने को हमारे वास्तविक साहित्य निर्माताओं के 10 हाथ आगे बता चले, ठीक है ना।
इस कारण हमारा सच्चा साहित्य रुका तो नहीं है, पर व्यर्थ की भीड़ भाड़ के बीच में ओट में अवश्य पड़ता रहा है। क्या नाटक, क्या उपन्यास, क्या निबंध, क्या समालोचना, क्या काव्य स्वरूप मीमांसा, सबके क्षेत्रों के भीतर कुछ विलायती मंत्रों का उच्चारण सुनाई पड़ता आ रहा है। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो अपने जन्म स्थान में अब नहीं सुनाई पड़ते, ठीक है ना। हंसी तब आती है जब कुछ ऐसे व्यक्ति भी मध्य युग की प्रवृत्ति, क्लासिकल, रोमांटिक इत्यादि शब्दों से विभूषित अपनी आलोचना द्वारा नए युग की वाणी का संचार समझाने खड़े हो जाते हैं, जो इन शब्दों का अर्थ जानना तो दूर अंग्रेजी भी नहीं जानते, अर्थात इन शब्दों को पाश्चात्य संस्कृति से ग्रहण कर लिया, इनकी अपने अनुसार व्याख्या कर ली और इसी के अनुसार हमारे साहित्य को वो विश्लेषण करना चाहते हैं। उपन्यास के क्षेत्र में देखिए तो एक और प्रेमचंद ऐसे प्रतिभाशाली उपन्यासकार हिंदी की कीर्ति का देश भर में प्रचार कर रहे हैं, दूसरी ओर कोई उनकी भरपेट निंदा करके टोलस्टॉय का पापी के प्रति घृणा नहीं दया वाला सिद्धांत लेकर तोड़ता है, ठीक है ना। अर्थात वो तो एक प्रकार से इतना बढ़िया लिखकर भी मतलब समाज का जो दर्शन है हमारे सामने करवा रहे हैं साहित्य के माध्यम से हैं, पर कुछ लोग हैं जो एक प्रकार से उनके उपन्यासों की भी निंदा करते हैं और एक अलग ही मत उन पर सौंपना या थोपना चाहते हैं, ठीक है ना। एक दूसरा आता है जो दया वाले सिद्धांत के विरुद्ध यूरोप का साम्यवादी सिद्धांत लाभ भिड़ाता है और कहता है कि गरीबों का रक्त चूसकर उन्हें अपराधी बनाना और फिर बड़ा बनाकर दया दिखाना तो उच्च वर्ग के लोगों की मनोवृत्ति है। वो बड़े जोश के साथ सूचित करता है कि इस मनोवृत्ति का समर्थन करने वाला साहित्य हमें नहीं चाहिए। हमें तो ऐसा साहित्य चाहिए जो पद दलित अकिंचनों में रोष, विद्रोह और आत्मगौरव का संचार करे और उच्च वर्ग के लोगों में निराश्य, लज्जा और गलानी का भाव भरे, ठीक है ना। तो ये अच्छी वाली पंक्तियां कही है यहाँ पे कि एक और तो हम बात करते हैं स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी। एक और स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी अपने नाटकों द्वारा ये साफ झलका देते हैं। स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद की डेथ कब हुई थी? 1889 में जन्म हुआ था, ठीक है ना। डेथ कब हुई थी मुझे गूगल करके बताना, तो कमेंट करके कि एक तो स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी अपने नाटकों द्वारा इस साफ झलका देते हैं कि प्राचीन ऐतिहासिक व्यक्ति लेकर चलने वाले नाटकों की रचना के लिए काल विशेष के भीतर के तथ्य बटोरने वाला कैसा विस्तृत अध्ययन और उन तथ्यों द्वारा अनुमत सामाजिक स्थिति के सजीव ब्यौरे सामने खड़ा करने वाली कैसी सूक्ष्म कल्पना चाहिए। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे नाटकों के प्रति उपेक्षा का भाव दिखाते हुए बनाए शाह, बर्नौड शाह आदि का नाम लेते हैं और कहते हैं कि आधुनिक युग समस्या नाटकों का है, ठीक है ना, समस्या प्रधान नाटकों का है आधुनिक युग। ये ठीक है कि विज्ञान की साधना द्वारा संसार के वर्तमान युग का बहुत सा रूप यूरोप का खड़ा किया हुआ है, पर इसका क्या ये मतलब है कि युग का सारा रूप विधान यूरोप ही करे और हम आराम से जीवन के सब क्षेत्रों में उसी के दिए हुए रूप को लेकर रूपवान बनते चले? क्या अपने स्वतंत्र रूप स्वरूप विकास की हमारी शक्ति सब दिन के लिए मारी गई है क्या, है ना। अर्थात शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि जब हम भी कोई व्याख्या करते हैं हमारे साहित्य की या हमारी रचनाओं की, तब उसको पाश्चात्य संस्कृति या पाश्चात्य साहित्य की दृष्टि से न देखकर हमें उसकी व्याख्या हमारे ही दर्शन के अनुरूप करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए वो पाश्चात्य संस्कृति से की हुई व्याख्या से चिढ़ते हैं थोड़ा सा, जो कि सही भी है एक हद तक, क्योंकि आप पहले अपना तो पढ़ो पहले, दूसरा बाद में पढ़ना। न तो आपने खुद का पूरा पढ़ा है न दूसरों का पूरा पढ़ा है और आप चले हो व्याख्या करने, चीजों को एलोब्रेट करने। 1937 में जो है इनकी डेथ हो जाती है, मतलब 1937 में स्वर्गवास हो जाता है इनका, जयशंकर प्रसाद जी का 1889 में जन्म होता है और 1937 में चल बसते हैं ये। अतः यहाँ पे जब स्वर्गीय लिखा हुआ है तो हम सबको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वर्गीय, कि शुक्ल जी ने जब 1929 में ये जब लिखा था, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित करवाया था, तो जाहिर सी बात है इन्होंने लिखना तो पहले ही शुरू कर दिया था 1910, 15, 19, ठीक है ना। 1929 में प्रकाशित करवाया, तो एक बार इसको 1940-41 में फिर से इसका एक प्रमाणिक और एक प्रकार से अपडेट वर्जन जो है ना, फिर से इन्होंने क्या किया था, शुद्ध वर्जन जो है इन्होंने अपडेट करके दोबारा प्रकाशित करवाया था। उसके बाद आजीवन यानी कि आज तक हम वही अपडेट वर्जन पढ़ते हैं। 1929 में जो छपा था वो नहीं पढ़ते हैं। 1929 में जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ था उसमें तो आदिकाल के में भी बहुत सारे तथ्य थे जो कम जोड़े गए थे। इधर से सिद्धों के बारे में, इधर से नाथों के बारे में वर्णन नहीं दिया हुआ था। अतः जो यहाँ पे ये स्वर्गीय शब्द आया है, स्वर्गीय शब्द इसलिए आया क्योंकि इन्होंने 1937 में डेथ हो चुकी है, तो 1937 के बाद फिर ये पैराग्राफ एड किया है शुक्ल जी ने, ठीक है।
तो अब शुक्ल जी कहते हैं कि हमारा ये तात्पर्य नहीं है कि यूरोप के साहित्य क्षेत्र में उठी हुई बातों की चर्चा हमारे यहाँ पर न हो। यदि हमें वर्तमान जगत के बीच से अपना रास्ता निकालना है तो वहाँ के अनेक वादों, प्रवृत्तियों तथा उन्हें उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का पूरा परिचय हमें होना चाहिए। भाई मैं ऐसा नहीं कहता कि वहाँ पे जो उत्पन्न जो वाद है, स्वच्छंदतावाद हो गया, क्लासिकल शास्त्रवाद हो गया, ठीक है ना, उद्दात का सिद्धांत हो गया लोनजाइनस का, और भी जो भी है उत्तराधुनिकतावाद, आधुनिकतावाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, मैं नहीं कहता इनकी जिक्र नहीं होना चाहिए। हमें पता चलना चाहिए कि यार ये जो स्थितियां वहाँ यूरोप में पैदा हुई थी, क्यों पैदा हुई थी, हमें ये भी पता होना चाहिए। इस बात में क्या होता है ये भी हमको पता होना चाहिए, ताकि हम हमारे लिए बीच का रास्ता निकाल सकें। ये बात यहाँ पर शुक्ल जी करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वो जितने भी वाद है उनकी चर्चा अच्छी तरह होनी चाहिए, उन पर पूरा विचार होना चाहिए, उनके भीतर जो थोड़ा बहुत सत्य छिपा हुआ है उसको ध्यान में रखकर अपने साहित्य के विकास में रखा जाए, पर उनमें तो कभी इसको कभी उसको के कहते हुए सामने रखना कि वर्तमान विश्व साहित्य का स्वरूप यही है जिससे हिंदी साहित्य अभी बहुत दूर है, अनाड़ीपन ही है, जंगलीपन भी है। बोला तुम ये मत कहो कि वर्तमान साहित्य का स्वरूप वही है जो पाश्चात्य संस्कृति के लोग लिख रहे हैं और हमारे वाला नहीं है। नहीं, ये एक प्रकार से अनाड़ीपन भी है, जंगलीपन भी है। सामने मत आना वरना गोली से उड़ा दूंगा, कहने का भाव यही है। और ऐसी बात नहीं है, शुक्ल जी ने जिन जिन के ऊपर हाथ रखा है वो उड़ भी गए हैं। आजकल भाषा की भी बुरी दशा है। बहुत से लोग शुद्ध भाषा लिखने का अभ्यास होने से पहले ही बड़े बड़े पोथे लिखने लगते हैं, जिनमें व्याकरण की भक्ति भूले तो रहती है, कहीं कहीं पर वाक्य विन्यास तक भी ठीक नहीं रहता है। ये बात और है कि किसी भाषा के साहित्य में शायद ही देखने को मिले। व्याकरण की भूलों तक ही बात नहीं है, अपनी भाषा की प्रकृति की पहचान न रहने के कारण कुछ लोग उसका स्वरूप भी बिगाड़ते चले, है ना। वे अंग्रेजी के शब्द, वाक्य और मुहावरे तक ज्यों के त्यों उठाकर रख देते हैं, ये भी नहीं देखते कि हिंदी हुई है या कोई और कुछ, है ना। नीचे कुछ बातें दी गई है शुक्ल जी के द्वारा कि उनके हृदय में अवश्य ही एक ललित कोना होगा जहाँ रत्न ने स्थान पा लिया होगा, है ना। कुंडली चक्र उपन्यास ये पंक्तियां ली गई है। उनके हृदय में अवश्य ही एक ललित कोना होगा जहाँ रत्न ने स्थान पा लिया होगा। वह उन लोगों में से न था जो घास को थोड़ी देर भी अपने पैरों के तले उगने देता। ठीक है ना, इसी उपन्यास से ये पंक्तियां दी गई है। क्या संभव नहीं है कि भारत के बड़े बड़े स्वार्थ कुछ लोगों की नामावली उपस्थित करें? ये भी 28 अक्टूबर। अच्छा देखो, मैं कह रहा था ना कि ये क्या बोलते हैं, शुक्ल जी ने 1937 के बाद लिखा है, तो 28 अक्टूबर 1939 को ये पैराग्राफ लिखा है शुक्ल जी, ठीक है ना। ये खुद इन्होंने खुद लिखा है ना। अब देखो ये जो बात कर रहे हैं तृतीय उत्थान में, तो उपन्यास कहानी की बात करेंगे शुक्ल जी क्या कहते हैं बात करते हुए। इस तृतीय उत्थान में हमारा उपन्यास कहानी साहित्य ही सबसे अधिक समृद्ध हुआ है। एक सेकंड रुको यार, मैंने कैच कॉल ब्लॉक नहीं किए थे तो उसके चक्कर में कैच कॉल आ गया। अभी मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? बात मुझे बताना कोई भी। अभी अभी बताओ, अब आ रही है क्या बढ़िया प्रॉपर? तो मैं एक बार कॉल ब्लॉक कर देता हूँ, सेकंड भूल गया था। चलो ठीक है ना, अब कोई सुविधा नहीं होगी, चाहे कॉल नहीं आएगा। तो अब देखो शुक्ल जी क्या कहते हैं, इस तृतीय उत्थान में हमारा उपन्यास जो है, हमारा उपन्यास कहानी साहित्य सबसे अधिक समृद्ध हुआ है। तीसरे उत्थान में नूतन विकास लेकर आने वाले प्रेमचंद जी जो कर गए हैं वो हमारे साहित्य की निधि है, क्योंकि ये 1918 के बाद लिख रहा है ना, और इस समय तो देखो बेहतरीन कहानियां भी लिखी गई है। साथ में उपन्यास, प्रेमचंद के सारे उपन्यास जो भी बेहतरीन उपन्यास है वो इसी दौर में हमारे सामने निखर कर आया है। प्रेमचंद जी जो कर गए हैं वो हमारे साहित्य की निधि है ना। इंपोर्टेंट पंक्तियां लगा लेना ये कि शुक्ल जी ने ये पंक्तियां कही है, हो सकता है कभी पूछ ले कि ये पंक्तियां किस विचारक की है, किस आलोचक की है। इसके अतिरिक्त विश्वम्भर नाथ कौशिक, बाबू प्रताप नारायण श्रीवास्तव, जैनेन्द्र ऐसे सामाजिक उपन्यासकार हुए हैं तथा वृंदावन लाल वर्मा ऐसे ऐतिहासिक उपन्यासकार उपन्यास भंडार की बहुत सुंदर पूर्ति करते जा रहे हैं। सामाजिक उपन्यासों में देश में चलने वाले राष्ट्रीय और आर्थिक आंदोलनों का भी आभास बहुत कुछ रहता है। ताल्लुकदारों के अत्याचारों, मुख्य किसानों की दारुण दशा के बड़े चटकीले चित्र उनमें पाए जाते हैं। इस संबंध में हमारा केवल यही कहना है कि हमारे निपुण उपन्यासकारों को केवल राजनीतिक दलों द्वारा प्रचारित बातें लेकर ही न चलना चाहिए, वस्तुस्थिति पर भी अपनी व्यापक दृष्टि भी डालनी चाहिए।
उन्हें यह भी देखना चाहिए कि अंग्रेजी राज्य चलने पर भूमि की उपज या आमदनी का जीवन निर्वाह करने वाले किसानों और जमींदारों की, नगर के रोजगारियों और महाजनों की परस्पर क्या स्थिति हुई है। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि राज कर्मचारियों का इतना बड़ा चक्र ग्रामवासियों के सिर पर ही चला करता है, व्यापारियों का वर्ग उससे प्राय बचा रहता है। भूमि ही यहाँ पर सरकारी आय का प्रधान उद्गम बना दी गई है। व्यापार श्रेणियों को ये सुविधा विदेशी व्यापार को फलता फूलता रखने के लिए दिया गया था। व्यापार श्रेणियों को ये सुविधा जो ये चीजें दी गई थी, ये फलता फूलता रखने के लिए दिया गया था विदेशी व्यापार को, है ना, जिससे उनकी दशा उन्नत होती आई है। और भूमि से संबंध रखने वाले जितने भी वर्ग थे, क्या जमींदार, क्या किसान, क्या मजदूर, इन सबकी स्थिति गिरती गई है। शुक्ल जी कहते हैं कि जमींदारों के अंतर्गत हमें 98% साधारण जमींदारों को लेना चाहिए, 2% बड़े बड़े तालुकदार को नहीं, क्योंकि वो तो हरामी आदमी हैं। किसान और जमींदार एक ओर तो सरकार की भूमि कर संबंधित नीतियों में पिसते आ रहे हैं, दूसरी ओर उन्हें भूखे मारने वाले नगरों के व्यापारी हैं, जो इतने घोर श्रम से पैदा की हुई भूमि की उपज का भाव अपने लाभ की दृष्टि से घटाते और बढ़ाते रहते हैं। भाव किसानों जमींदारों के हाथ में नहीं है। किसानों से 20 शेर के भाव से अन्न लेकर व्यापारी 7-8 शेर के भाव में बेचा करते हैं। नगरों के मजदूर तक पान बीड़ी के साथ साथ सिनेमा देखते हैं। जो नगरों के मजदूर हैं वो पान बीड़ी तो पीते हैं, सिनेमा भी देखते हैं, जबकि गांव के जमींदार और किसान कष्ट के से किसी प्रकार दिन काटते हैं, मतलब उनका हो ही नहीं पाता है ना। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे उपन्यासकारों को देश के वर्तमान जीवन के भीतर अपनी दृष्टि गड़ाकर देखना चाहिए। केवल राजनीतिक दलों की बातों को लेकर ही न चलना चाहिए। साहित्य को राजनीति के ऊपर रहना चाहिए, सदा उसके इशारों पर ही नहीं नाचना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं ये, पैराग्राफ की अंतिम पंक्तियां, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये। और शुक्ल जी की लिखी हुई है तो वैसे भी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी, है ना। अंतिम पंक्तियों को लगा लीजिए एक बार। क्या लिखा हुआ है कि उपन्यासकारों के ने जो है देश के वर्तमान जीवन के भीतर अपनी दृष्टि गड़ाकर देखनी चाहिए। केवल राजनीतिक दलों की बातों को लेकर ही नहीं चलना चाहिए, साहित्य को राजनीति के ऊपर रहना चाहिए। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। साहित्य को राजनीति के ऊपर रहना चाहिए, सदा उसके इशारों पर ही नहीं नाचना चाहिए। इंपॉर्टेंट पंक्ति है। वर्तमान जगत में उपन्यासों की बड़ी शक्ति है। वर्तमान जगत में उपन्यासों की बड़ी शक्ति है। समाज जो रूप पकड़ रहा है, उसके भिन्न भिन्न वर्गों में जो प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही है, उपन्यास उनका विस्तृत प्रत्यक्षीकरण नहीं करते हैं। आवश्यकता अनुसार उनके ठीक विन्यास, सुधार अथवा निराकरण की प्रवृत्ति भी उत्पन्न कर सकते हैं। अर्थात वो सिर्फ दिखा नहीं रहे हैं हमको कि हमारे वर्तमान समाज में क्या घटित हो रहा है, उसका समाधान भी पेश कर रहे हैं हमारे सामने। समाज के बीच खान पान के व्यवहार तक में जो भद्दी नकल होने लगी है, गर्मी के दिनों में जो सूट बूट कसकर टेबलों पर प्रतिभूत होने लगा है, उसको हंसकर उड़ाने की सामर्थ्य उपन्यासों में ही है। लोग या किसी जन समाज के बीच में, जबकि शुक्ल जी पढ़ाने जाते थे ऊपर कोट तो पहन के जाते थे, लेकिन नीचे जो है ना धोती पहन के जाते थे। शुक्ल जी जब पढ़ाने जाते थे ना यूनिवर्सिटी वगैरह में, वहां पर की बात है। तो सूट बूट कसकर टेबलों पर जो प्रतिभूत खाने लगे हैं, लोग या किसी जनमानस के बीच, लोग या किसी जन समाज के बीच काल की गति के अनुसार जो गूढ़ और चिंतित परिस्थितियां खड़ी होती रहती है, उनको गोचर रूप से सामने लाना और कभी कभी निस्तार का मार्ग प्रत्यक्ष करना उपन्यासों का काम है। लोग की सामयिक परिस्थितियों तक ही न रहकर जीवन के नित्य स्वरूप की विषमता हो और उन्हें सामने रखने वाले उपन्यास भी यूरोप में लिखे गए हैं और लिखे जा रहे हैं। जीवन में कुछ बातों का जो मूल्य चिरकाल में निर्धारित चला आ रहा है, जैसे पाप और पुण्य का, उसकी मीमांसा में भी उपन्यास प्रवृत्त हुआ है। इस प्रकार उपन्यासों का लक्ष्य वहां क्रमशः ऊंचा होता गया है, इसलिए जीवन के नित्य स्वरूप का चिंतन और अनुभव करने वाले बड़े बड़े कवि इधर उपन्यास के क्षेत्र में भी काम करते दिखाई देते हैं। बड़े हर्ष की बात है कि हमारे हिंदी साहित्य में भी बाबू भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा नाम का इस ढंग का सुंदर उपन्यास लिखा है। अब देखो, चित्रलेखा एक ऐसा उपन्यास है जो आपके पाठ्यक्रम में हो चाहे ना हो, और ये बात मैं हमेशा हर क्लास में कहता हूँ कि कभी कभी कोई ऐसी रचनाएं जो कालजयी रचना होती है, जो अपने युग की श्रेष्ठ रचनाएं, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, चाहे नाटक हो, वो पाठ्यक्रम का हिस्सा हो चाहे न हो, लेकिन वो पाठ्यक्रम का हिस्सा होती है। ठीक है ना। चित्रलेखा, जन्म मरण और इस प्रकार से पता नहीं कौन से द्वंद पे है, ये मैंने पढ़ा नहीं है उपन्यास, पर इस उपन्यास को मेरा पढ़ने का बहुत मन है और इस उपन्यास पर जो है काफी ज्यादा लोगों ने चर्चा की है, और ये अपने समय का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। ठीक है ना, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का।
ठीक है ना। तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जन्म मरण से संबंधित है, शायद ये मृत्यु के द्वंद से संबंधित है, पुनर्जन्म हो गया अपना, है ना। मतलब कुल मिला के काफी ऐसे जो मिथक है जिसको लेकर ये उपन्यास लिखा गया है, और बहुत फेमस हुआ अपने टाइम के लिए। याद रखना बिल्कुल, है ना। जैसे वैशाली की नगर वधु हो गया चतुर्सेन शास्त्री का। अब जरूरी नहीं है कि पाठ्यक्रम में हो, पर ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। द्वितीय उत्थान के भीतर बंगला से अनुदित अथवा उनके आदर्श पर लिखे गए उपन्यासों में, तभी तो अगर आपके पाठ्यक्रम में कभी भी कोई रचना लगी रहती है, तो जो लगी हुई रचनाएं है ना, वो तो आपको अच्छे से पढ़नी है। उनके अलावा आपको ज्यादा रचनाएं नहीं पढ़नी। उनके अलावा आप सिर्फ उन्हीं उपन्यासों को पढ़िए जो महत्वपूर्ण है, उन्हीं कहानियों को पढ़िए जो महत्वपूर्ण है, उन्हीं कहानीकारों को पढ़िए जो महत्वपूर्ण है, जो बहुत बड़े हैं। अब आप पढ़ रहे हैं किसी भी लल्लू पंजू पंजू वगैरह, इधर उधर पप्पू उप्पू को, पड़ोसियों को, इनको मत पढ़ो ऐसा है बिल्कुल, क्योंकि गाइड में तो भर भर के दिया हुआ है ना, पांडे में ही भर भर के दिया हुआ है। तो उन सब चीजों को पढ़ना टाइम वेस्ट करना है। अब शुक्ल जी कहते हैं कि द्वितीय उत्थान के भीतर बंगला से अनुदित अथवा उनके आदर्श पर लिखे गए उपन्यासों में देश की सामान्य जनता के गारस्ते और पारिवारिक जीवन के बड़े मार्ग और सच्चे चित्र रहा करते थे। प्रेमचंद जी के उपन्यासों में भी निम्न और मध्यम श्रेणी के गृहस्थों का जीवन बहुत सच्चा स्वरूप मिलता रहा है, पर इधर बहुत से ऐसे उपन्यास आ रहे हैं जो देश के सामान्य भारतीय जीवन से हटकर बिल्कुल यूरोपीय रहन सहन के ढांचे में ढले हुए एक बहुत छोटे से वर्ग का जीवन व्रत ही यहाँ से वहां तक अंकित करते हैं। उनमें मिस्टर मिसेज मिस, प्रोफेसर, हॉस्टल, क्लब, ड्राइंग रूम, टेनिस मैच, सिनेमा, मोटर पर हवाखोरी, कॉलेज की छात्रावस्था के बीच के पढ़ने व्यवहार इत्यादि ही सामने आते हैं। ये ठीक है कि अंग्रेजी शिक्षा के दिन ब दिन बढ़ते हुए प्रचार से देश के आधुनिक जीवन का एक पक्ष ये भी हो गया है, पर सामान्य पक्ष नहीं है, है ना। ये सबके, क्योंकि उस समय पे ये सब चीजें सबके लिए कोई सुलभ तो थी नहीं। हॉस्टल में रहना, है ना, मिस्टर मिसेज बनना वगैरह सारी चीजें, है ना। आप ये देखो, गोदान जैसे उपन्यास में है ही 1,000 रुपए प्रति महीने की तनख्वाह होती थी उसकी, क्या बोलते हैं अपने मेहता साहब की। और जीवन भर वो जो अपना हो रही है, वो 200-300 का जो ऋण है ना, उसी में उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती थी। मतलब इतना ऋण उसके पास होता था। 1,000 रुपए प्रति महीने, कहाँ एक आदमी की तनख्वाह, और एक कहाँ पूरी जिंदगी में 200-300 न कमा पाना। इसलिए मतलब इसलिए ही कालजयी उपन्यास नहीं है गोदान। गोदान इसलिए भी कालजयी उपन्यास है। कालजयी मतलब क्या होता है, समय को जीत कर समय से आगे निकलता है। अर्थात गोदान की जो मानसिकता है, गोदान की जो प्रासंगिकता है, वो आज भी बनी हुई है, अर्थात समय के अनुसार बदली नहीं है। इसलिए कालजयी उपन्यास है गोदान। उस समय भी कृषक की स्थिति खराब थी, दयनीय थी, आज भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं बन पाई है, ठीक है ना, उतनी श्रेष्ठ नहीं बन पाई है। उस समय भी कहीं ना कहीं जो बड़े लोग और छोटे लोगों के बीच में द्वंद्व बनाए रहता था, एक प्रकार का अंतर था ही सही, आज भी सेम अंतर है ही सही। उस समय भी एक कृषक को या फिर एक जो जानवर पालने वाले को सोचना पड़ता था, खेती करने वाले को, और आज भी बहुत सारी चीजों के लिए सोचना पड़ता है। आज भी हम उदाहरण पढ़ते हैं कि 1 बीघा जमीन करके बेटे की शादी करी, 2 बीघा जमीन बेचकर बेटे को पढ़ाया। तो इसलिए भी गोदान आज भी प्रासंगिक है। भारतीय रहन सहन, खान पान, रीति व्यवहार प्राय सारी जनता के बीच बने हुए हैं। देश के असली सामाजिक और घरेलू जीवन को दृष्टि से ओझल करना हम अच्छा नहीं समझते। यहाँ तक तो सामाजिक उपन्यासों की बात हमने कर ली। ऐतिहासिक उपन्यास बहुत कम देखने पे आ रहे हैं, इस प्रकार तो ये अच्छा है। जब तक भारतीय इतिहास के भिन्न भिन्न कालों में से सामाजिक स्थिति और संस्कृति का अलग अलग विशेष रूप से अध्ययन करने वाले और उस सामाजिक स्थिति के सूक्ष्म ब्यौरों की अपनी ऐतिहासिक कल्पना द्वारा उद्भव न करने वाले लेखक तैयार न हो, तब तक ऐतिहासिक उपन्यासों में हाथ लगाना ठीक नहीं है भाई, ठीक है ना। द्वितीय उत्थान के भीतर जो कहीं ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए हैं या बंग भाषा से अनुवाद करके लाए गए हैं, उनमें देश काल की परिस्थिति का अध्ययन नहीं पाया जाता है। अब किसी ऐतिहासिक उपन्यास में, अब देखो, उपन्यास अलग चीज होती है और ऐतिहासिक कृति अलग चीज होती है। अब आपने इतिहास को आधार बनाकर एक उपन्यास तो लिख लिया, लेकिन उसमें देश काल की परिस्थिति का अध्ययन भी तो करना पड़ेगा ना आपको। हो सकता है वो काल्पनिक ही हो, ठीक है ना, परंतु आपको कुछ, अब उस समय के नाम भी फिर वैसे होने चाहिए, भाषा भी वैसी होनी चाहिए, वेशभूषा भी वैसी होनी चाहिए। तो देश का वातावरण भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है उपन्यास में। अब किसी उपन्यास में यदि बाबर के सामने हुक्का रखा जाएगा और गुप्त काल में गुलाबी और फिरोजी रंग की साड़ियां, इत्रा के मेज पर सजे गुलदस्ते और झाड़ फानुस लाए जाएंगे, सभा के बीच खड़े होकर व्याख्यान दिए जाएंगे और उन पर करतल ध्वनि होंगी, बात बात में धन्यवाद और सहानुभूति ऐसे शब्द सार्वजनिक कार्यों में भाग लेना
ऐसे फिक्रे पाए जाएंगे तो काफी हंसने वाले और नाक भूख से सिकुड़ने वाले मिलेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस काल में जो चीज थी नहीं, आप उस काल का उपन्यास लिखकर उस चीज काल में ये सारी चीजें उपस्थित बताओगे, तो ये तो हंसी उड़ाने वाली बात है ना। इससे इस जमीन पर बहुत सोच समझ कर पैर रखना पड़ेगा आपको भैया, है ना। ऐतिहासिक उपन्यास किस ढंग से लिखना चाहिए, ये प्रसिद्ध पुरातत्वविद श्री राखाल दास बंदोपाध्याय ने अपने करुणा, अब इनका नाम भी नहीं सुना होगा आपने शायद, बिल्कुल, लेकिन शुक्ल जी ने नाम लिया है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। करुणा, शशांक, धर्मपाल नामक उपन्यासों द्वारा अच्छी तरह दिखा दिया है। प्रथम दो के तो अनुवाद हिंदी में हो गए हैं। खेद है कि इस समय जिन पद्धति का प्राचीन हिंदू साम्राज्य के भीतर की कथा वस्तु लेकर मौलिक उपन्यास नहीं लिखे गए हैं। नाटक के क्षेत्र में अलबत्ता स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी ने इस पद्धति पर कई सुंदर ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। और आपको पता है कि नाटक के संदर्भ में जयशंकर प्रसाद जी ने सांस्कृतिक और एक प्रकार से ऐतिहासिक नाटकों पर बहुत ज्यादा काम किया है। इस पद्धति पर उपन्यास लिखने का अनुरोध हमने उनसे कई बार किया था कि आप वो भी तो लिखिए, जिसके अनुसार शुंग काल यानी कि पुष्यमित्र अग्निमित्र का समय का चित्र उपस्थित करने वाला एक बड़ा मनोहर उपन्यास लिखने में उन्होंने हाथ भी लगाया था, पर साहित्य के दुर्भाग्य से उसे अधूरा छोड़ गई चले बसे को। अर्थात वो कौन सा उपन्यास है, हमको पता है कि कंकाल, तितली, ये उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जो पूरे पूरे हैं, मगर इरावती जो उपन्यास है उनका अधूरा उपन्यास है, जो कि वो अधूरा ही छोड़कर इस दुनिया से चल बसे थे, इरावती। अतः शुक्ल जी यहाँ पर इरावती की ही बात कर रहे हैं। वर्तमान काल में ऐतिहासिक उपन्यास के क्षेत्र में केवल बाबू वृंदावन लाल वर्मा दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय इतिहास के मध्य युग के प्रारंभ में बुंदेलखंड की स्थिति लेकर, देखो ये वृंदावन लाल वर्मा के यहाँ पे उपन्यास बताए जा रहे हैं। अब हमको ये नहीं सोच रहे हैं कि कितने याद करें, ये दो तो याद होने चाहिए क्योंकि इनका नाम शुक्ल जी ने ले दिया। गढ़कुंडार और विराटा की पद्मिनी, दो सुंदर उपन्यास लिखे। विराटा की पद्मिनी कल्पना तो अत्यंत रमणीय है, ठीक है ना, ठीक है, ये इंपोर्टेंट हो जाएगा अपना, ये नहीं इंपोर्टेंट लिख दिया था। उपन्यासों के भीतर लंबे लंबे दृश्य वर्णनों तथा धारा प्रवाह भाव व्यंजना पूर्ण भाषा की जो प्रथा पहले थी वो यूरोप में बहुत कुछ छांट दी गई है। अर्थात वहां उपन्यासों से काव्य का रंग बहुत कुछ हटा लिया गया है। ये बात वहां नाटक और उपन्यास के क्षेत्र में यथा तथ्यवाद की प्रवृत्ति के साथ हुई है। इससे उपन्यास कला की अपने निज की विशेषता निखर कर झलकी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर विशिष्टता यह है कि घटनाएं पात्रों के क्रियाकलाप ही भाव को बहुत कुछ व्यक्त कर दें, पात्रों के प्रगल्भ भाषण की उतनी अपेक्षा न रहे, पात्रों के थोड़े से मार्मिक शब्द ही हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव को पूर्ण कर दें। इस तृतीय उत्थान का आरंभ होते होते हमारे हिंदी साहित्य में उपन्यास का ये पूर्ण विकसित और परिष्कृत रूप लेकर स्वर्गीय प्रेमचंद जी आए। तो द्वितीय उत्थान के मौलिक उपन्यासकारों में शील वैचित्र्य की उद्भावना नहीं के बराबर थी, ठीक है ना। अर्थात द्वितीय उत्थान की तो कमी कर रहे हैं, लेकिन तृतीय उत्थान में इनको खुशी हुई है शुक्ल जी को कि प्रेमचंद जी के ही कुछ पात्रों में ऐसे स्वाभाविक ढांचे की व्यक्तिगत विशेषताएं मिलने लगी, जिन्हें सामने पाकर अधिकांश लोगों को ये भाषित हो जाता है कि कुछ इसी ढंग के विशेषता वाले व्यक्ति हमने कहीं ना कहीं देखे हैं। अर्थात वो उपन्यास जो है वो व्यक्तिगत उपन्यास न होकर वो सामाजिक उपन्यास बन जाते हैं एक प्रकार से वो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें जो होरी जो किसान होता है ना, वो अकेला एक किसान होरी नहीं है, वो पूरे संपूर्ण किसान वर्ग का प्रतिनिधि कर रहा है, ठीक है ना, प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसी ढंग की विशेषता वाले व्यक्ति हमने कहीं ना कहीं देखे हैं। ऐसी व्यक्तिगत विशेषता ही सच्ची है, जिसे झूठी विशेषता और वर्तमान विशेषता दोनों से अलग समझना चाहिए। मनुष्य प्रकृति की व्यक्तिगत विशेषताओं का संगठन भी प्रकृति के और विधानों के समान कुछ ढर्जों पर होता है। अतः ये विशेषताएं बहुतों को लखाई पड़ती रहती है, चाहे वे उन्हें शब्दों में व्यक्त न कर सके। प्रेमचंद की सी चलती और पात्रों के अनुरूप रंग बदलने वाली भाषा भी पहले नहीं देखी थी। इंपोर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लो, क्योंकि फिर से वही बात पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति है और बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही है कि प्रेमचंद जी की चलती भाषा और पात्रों के अनुरूप रंग बदलने वाली भाषा हमने पहले नहीं देखी थी। शुक्ल जी की पंक्तियां, ठीक है। तो प्रकृति या शील के उत्तरोत्तर उद्घाटन का कौशल भी प्रेमचंद जी के दो एक उपन्यासों में विशेषतः गबन में देखने में आया है। सत्य और असत्य, भला और बुरा, दो सर्वथा भिन्न भिन्न वर्ग के पात्र निर्माण करने की अस्वाभाविक प्रथा भी इस तथ्य उत्थान में बहुत कुछ कम हुई है, पर मनोवृत्ति की अस्थिरता का वह चित्र
अभी बहुत कम दिखाई पड़ा है, जिसके अनुसार कुछ परिस्थितियों में मनुष्य अपने शील स्वभाव के सर्वथा विरुद्ध आचरण कर जाता है। उपन्यासों में भी प्रचुर विकास हिंदी में छोटी कहानियों का हुआ है ना। उपन्यासों से भी, उपन्यासों के कारण क्या हुआ है, छोटी कहानियां लिखी गई है। कहानियां बहुत तरह की लिखी गई है, उनके अनेक प्रकार के रूप रंग प्रकट हुए हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि उपन्यास और छोटी कहानी दोनों के ढांचे हमें पश्चिम से लिए है ना। है भी ये ढांचे बहुत सुंदर। हम समझते हैं कि ढांचों तक ही रुकना, सिर्फ ढांचे लेने चाहिए, चलो ढांचे ले लिए कोई बात नहीं, पर उसमें भाव। जैसे भारतेंदु जब यात्रा पे गए थे बंगाल वगैरह में, तो वहां उन्होंने देखा कि अपने यहाँ पर समाज की दशा का वर्णन करते हुए उपन्यास या फिर गद्य विधा में बहुत कुछ लिखा जा रहा है। अब भारतेंदु जी वहां से आए तो उन्होंने वहां की चीजों को कॉपी कर कर यहाँ नहीं लिखा, अपने समाज में जो घटित हो रहा था उसको अपने भाषा में उन्होंने व्यक्त किया। तो शुक्ल जी कहते हैं कि ढांचा अगर ले लिया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ढांचों तक ही सीमित रहना चाहिए। पश्चिम में भिन्न भिन्न दृष्टियों से किए हुए उनके वर्गीकरण, उनके संबंध में निरूपित तरह तरह के सिद्धांत भी हम इस समेटते चले, इसकी कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती है। उपन्यासों और छोटी कहानियों का हमारे वर्तमान हिंदी साहित्य में इतनी अनेक रूपता के साथ विकास हुआ है कि उनके संबंध में हम अपने कुछ स्वतंत्र सिद्धांत स्थिर कर सकते हैं, अपने ढंग पर उनके भेद उपभेद निरूपित कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता समझने के लिए उदाहरण लीजिए। छोटी कहानियों के जो आदर्श और सिद्धांत अंग्रेजी की अधिकतर पुस्तकों में दिए गए हैं, उनके अनुसार छोटी कहानियों में शील या चरित्र विकास का अवकाश नहीं रहता है। अर्थात उनके वहां पर छोटी कहानियों में कैरेक्टर को वो डेवलप नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर हम शानदार तरीके से किसी भी चित्र को उकेर कर ला सकते हैं एक छोटी कहानी में भी। जैसे कैसे, पर प्रेमचंद ने की एक कहानी है बड़े भाई साहब। चलो बड़े भाई साहब छोड़ो, अब एक प्रकार ईदगाह कहानी देख लो, कैसे उस हामिद कर उसकी दादी का चरित्र चित्रण किया है उसने साहिब को। बड़े भाई साहब जिसमें चरित्र चित्रण के लिए अलगोजा कहानी देख लो, फिर भी बहुत सारी कहानी है जिसमें एक प्रकार से कोई व्यक्ति का ही चित्र हमारे सामने उभर कर आता है। बड़े भाई साहब जिसमें चरित्र चित्रण के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं है। इस संग्रह के भीतर ये कहानी है, उसकी भूमिका में प्रेमचंद जी ने कहानी में चरित्र विकास को बड़ा भारी कौशल कहा है। छोटी कहानियों के जो छोटे छोटे संग्रह निकलते हैं, उनमें भूमिका के रूप में अंग्रेजी पुस्तकों से लेकर कुछ सिद्धांत प्राय रख दिए जाते हैं। ये देखकर दुख तो होता है, विशेष करके तब जब उन सिद्धांत सर्वथा स्वतंत्र कहीं सुंदर कहानियां उन संग्रहों के भीतर मिल जाती है, कि जब आपने उन सिद्धांतों को लिख दिया है लेकिन वैसी कहानियां जब लिखी नहीं है, उन सिद्धांतों को फिर नाम ही क्यों दिया है ना। तो ये आगे फिर से कहते हैं कि उपन्यास और नाटकों दोनों के काव्यत्व का अवयव सॉरी उपन्यास और नाटक दोनों से काव्यत्व का अवयव निकालने की प्रवृत्ति किस प्रकार यूरोप में हुई है, वो दृश्य वर्णन। टेलीग्राम वाला आवाज अच्छे से आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और दृश्य वर्णन, प्रगल्भ भाव व्यंजना, आलंकारिक चमत्कारिक आदि किस प्रकार हटाए जाने लगे हैं, इसका उल्लेख भी अभी कर आए हैं। उनके अनुसार इस तृतीय उत्थान में हमारे उपन्यासों के ढांचे में भी कुछ परिवर्तन हुआ है। परिच्छेदों के आरंभ में लंबे लंबे काव्य में दृश्य वर्णन जो पहले रहा करते थे बहुत कम हो गए हैं। पात्रों के भाषणों का भी ढंग कुछ अधिक स्वाभाविक और व्यवहारिक हुआ है। उपन्यास को काव्य के निकट रखने वाला पुराना ढांचा एक बार की छोड़ा तो नहीं गया है, छोड़ा भी क्यों जाए। उसके भीतर हमारे भारतीय कथात्मक गद्य प्रबंधों जैसे कादम्बरी हर्षचरित के स्वरूप की परंपरा छिपी हुई है। यूरोप उसे छोड़ रहा है, छोड़ दे, ये कुछ आवश्यकता नहीं है कि हम भी एक कदम उसी के पीछे पीछे रखें। अब ये आदत छोड़नी चाहिए कि कहीं आरडी का कोई उपन्यास पढ़ा और उसमें अवसाद या दुखवादी गंभीर छाया देखी तब चट बोल उठे कि अभी हिंदी के उपन्यासों को यहाँ तक पहुंचने में बहुत देर है। बोधोत्व दुखवाद का संसार किस प्रकार जर्मनी के शोपनवार से होता हुआ हार्डी तक पहुंचा, ये भी तो जानना चाहिए। अतः शुक्ल जी प्रत्येक चीज की व्याख्या भारतीय परंपरा से करते हैं और करना चाहते हैं, जबकि लोग उसको पाश्चात्य संस्कृति से जोड़कर ही देखते हैं, संकुचित मानसिकता के साथ। जैसे शुक्ल जी कहते हैं कि यूरोप में नाटक और उपन्यास से काव्यत्व निकाल बाहर करने का जो प्रयत्न हुआ है, उसका कुछ कारण है। वहां जब फ्रांस और इटली के कलावादियों द्वारा काव्य भी
बेल बूटे की नक्काशी की तरह जीवन से सर्वथा पृथक कहा जाने लगा है, तब जीवन को ही लेकर चलने वाले नाटक और उपन्यास को उससे सर्वथा पृथक समझा जाना है स्वाभाविक था। पर इस अत्यंत पार्थक्य और आधार प्रमाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जगत और जीवन के नाना पक्षों को लेकर प्रकृत काव्य भी बराबर चलेगा और उपन्यास भी। एक चित्र और भाव वगैरह को प्रदान रखेगा, दूसरा घटनाओं के संचरण द्वारा विविध परिस्थितियों की उद्भावना को। उपन्यास न जाने कितनी ऐसी परिस्थितियां सामने लाते हैं जो काव्य धारा के लिए प्रकृत मार्ग खोलती है। उपन्यासों और कहानियों के सामाजिक और ऐतिहासिक ये दो भेद बहुत प्रत्यक्ष है। ढांचा के अनुसार जो मुख्य तीन भेद है, कथा के रूप में, आत्मकथा के रूप में और कई चिट्ठी पत्री के रूप में किए गए हैं, उनमें से अधिकतर उदाहरण तो प्रथम के ही सर्वत्र हुआ करते हैं। द्वितीय के उदाहरण भी अभी हिंदी में काफी हैं, जैसे दिल की आग एक उपन्यास है जीपी श्रीवास्तव का। तृतीय उदाहरण में हिंदी में बहुत कम पाए जाते हैं, जैसे चंद हसीनों के खतूत। इस ढांचे में उतनी सजीवता भी नहीं है ना। चंद हसीनों के खतूत किसका उपन्यास है? चंद हसीनों के खतूत बताओ, कमेंट करके बताओ। कथा वस्तु के स्वरूप और लक्ष्य के अनुसार हिंदी के अपने वर्तमान उपन्यासों में हमें ये खेद दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। अब चंद हसीनों के खतूत किसका उपन्यास है ये बता दीजिए। मुझे तो लगता है ये उस आदमी का उपन्यास है जिसका नाम ही नहीं है ना, जो सिर्फ अपने सर नेम पे चलता है शायद, है ना। वही है ना, याद आ गया होगा आपको। घटना वैचित्र्य प्रधान अर्थात केवल कुतूहलजनक, जैसे जासूसी और वैज्ञानिक आविष्कारों का चमत्कार दिखाने वाला, इसमें साहित्य का गुण अत्यंत अल्प होता है। केवल इतना ही होता है कि ये आश्चर्य और कुतूहल जगाते हैं, ठीक है। घटना वैचित्र्य उपन्यास की बात यहाँ पे हो रही है। दूसरा उपन्यास यहाँ पे बता रहे हैं शुक्ल जी कि मनुष्य के अनेक पारस्परिक संबंधों के मार्मिकता पर ध्यान रक्षा करने वाले, जैसे प्रेमचंद जी का सेवा सदन, निर्मला गोदान, विश्वम्भरनाथ कौशिक का माँ भिखारिणी। इंपोर्टेंट है ये, बहुत इंपोर्टेंट है ये विश्वम्भरनाथ कौशिक का माँ और भिखारिणी दोनों पूछा गया है। प्रताप नारायण श्रीवास्तव का विदा विकास विजय और चतुर्सिंह शास्त्री का हृदय की प्यास। इंपोर्टेंट है ये, हृदय की प्यास वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। हृदय की प्यास जो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरे प्रकार के उपन्यास, देखो पहले घटना प्रधान उपन्यासों की बात करी, फिर दूसरा व्यक्ति प्रधान उपन्यासों पे, तीसरे में है जो समाज के भिन्न भिन्न वर्गों की स्थिति को क्या करते हैं और उनके संस्कार को चित्रित करते हैं, जैसे प्रेमचंद जी का रंगभूमि, कर्मभूमि और प्रसाद जी का कंकाल और तितली। इसलिए पूरा मोहल्ला है, पूरा समाज एक प्रकार से नायक का काम करता है। तो कुछ होते हैं अंतर्वृत्ति और शील वैचित्र्य और उनका विकास क्रम अंकित करने वाले हैं कौन? प्रेमचंद जी का गबन और जैनेन्द्र कुमार जी का तपोभूमि और सुनीता। अंतर्वृत्ता और शील वैचित्र्य का मतलब क्या? मनोविश्लेषण टाइप का, जो कि अंतर्मन की बात करता है, व्यक्ति के अंदर की बात करता है, वैसे उपन्यास। तो जैनेन्द्र का तपोभूमि याद रखना, तपोभूमि उपन्यास किसका है? जैनेन्द्र जी का। भिन्न भिन्न जातियों और मत अनुयायियों के बीच मनुष्यता के व्यापक संबंध पर जोर देने वाले हैं और राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी का राम रहीम। इंपोर्टेंट है। अब राजा राधिका रमन प्रसाद जी ने कितने भी उपन्यास लिखे, कितने भी नाटक लिखे, हमारे काम के नहीं है। उसका आंसर हो जाएगा हमारे राम रहीम। शुक्ल जी ने उल्लेख कर दिया है और मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, शुक्ल जी ने लिख दिया तो वही इंपॉर्टेंट है। बस ऐसा नहीं कि उनकी सारी रचनाएं पढ़ेगा, ठीक है ना। तो वो जिस आदमी की बात कर रहा था वो चंद हसीनों के खत, वो उनका उपन्यास है पांडे बेचैन शर्मा उग्र का, ठीक है ना। जिनमें चारों के चारों नाम एक प्रकार से सरनेम टाइप से ही। समाज के पाखंड पूर्ण उचित पक्षों का उद्घाटन और चित्रण करने वाले, जैसे पांडे। अब देखो, पाखंड पूर्ण कुत्सित पक्षों का उद्घाटन करने वाला, इसको बोलते हैं प्रकृतिवाद, जो कि एक प्रकार से यथार्थवाद के आगे की बात होती है। यथार्थवाद, घोर यथार्थवाद इसे कह सकते हैं, घोर यथार्थवाद। यथार्थ में तो जो घटित होता है या जो वास्तव में हो रहा है उसी को लिखते हैं अपन, लेकिन घोर यथार्थवाद वो होता है, या प्रकृतिवाद वो होता है जिसमें कुछ गहराई के साथ ही उन चीजों को उद्घाटित किया जाता है। गालियां भी वास्तव में, जो गालियां उस समय दी जाती वो वास्तव में वैसी गालियां, किस प्रकार से मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें जो है घोर
कुत्सित पक्षों का उद्घाटन किया है। एक तो पांडे बैजयंत शर्मा, उग्रकत दिल्ली का दलाल, सरकार तुम्हारी आंखों में, और बुधवा की बेटी। इसलिए पांडे बैजयंत शर्मा को, ठीक है ना, प्रकृतिवादी साहित्य कहा जाता है। बाहें और आभ्यंतर प्रकृति के रमणीय और समन्वित रूप में चित्रण करने वाले सुंदर और अलंकृत पद विन्यास उपन्यास किसके हैं? चंडी प्रसाद जी का, स्वर्गीय चंडी प्रसाद देश का मंगल प्रभात, ठीक है, मंगल प्रभात हो गया। इसके बाद अगर हम शुक्ल जी को पढ़ते हैं, जब शुक्ल जी कहते हैं कि अनुसंधान और विचार करने पर इसी प्रकार की और दृष्टियों से कुछ भेद किए जा सकते हैं। सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के जो आंदोलन देश में चल रहे हैं, उनका आभास भी बहुत से उपन्यासों में मिलता है। अब देखो, ये शुक्ल जी आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपके पाप भी पूरे धुल जाएंगे और आपको शुक्ल जी पढ़ने का पुण्य भी मिल जाएगा, और दोबारा क्या छोड़ना है और क्या ही पढ़ना है वो भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि शुक्ल जी अगर आप नहीं पढ़ते तो जिंदगी भर बोझ रहते हैं, हो सकता है स्वर्ग में जगह भी ना मिलती, क्योंकि हिंदी साहित्य के स्टूडेंट तो, और ये तथाकथित धारणा है कि शुक्ल जी को पढ़े बिना आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, अर्थात जॉब नहीं मिलेगी अच्छी खासी। और वैसे भी शुक्ल जी को पढ़ना अच्छा होता है यार, क्योंकि हमको बार बार तो शुक्ल जी का कहीं ना कहीं स्टेटमेंट देना होता है। जब हम टीचर बन जाएंगे, हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, तो शुक्ल जी के स्टेटमेंट तुमको बार बार देने ही पड़ेंगे। तो हमारे मन में एक भाव रहेगा कि आपने शुक्ल जी का इतिहास नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। अब इस बहाने से आप पढ़ ही रहे हो ना, एक एक पंक्ति, एक एक शब्द आपके सामने से जा रहा है, तो एक बार अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत कुछ आपकी हेल्प हो जाएगी। और दूसरी बार जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं उनको ही पढ़ेंगे तो अभी हमारा काम चल जाएगा। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि प्रवीण उपन्यासकार उनका समावेश और बहुत सी बातों के बीच कौशल के साथ करते हैं। प्रेमचंद जी के उपन्यासों और कहानियों में भी ऐसे आंदोलन का आभास प्राय मिलता है, पर उनमें भी जहां राजनीतिक उद्धार या समाज सुधार का लक्ष्य बहुत स्पष्ट हो गया है, वहां उपन्यासकार का रूप छिप गया है, तो प्रचारक का रूप उभर कर आ गया है, ठीक है। अब बात करते हैं शुक्ल की छोटी कहानियों की, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए क्लास में इतना ही काफी है, बाकी अपन कल करेंगे। और अगर थोड़ा सा टाइम मिला मुझे, थोड़ा सा 1 घंटे 2 घंटे बाद, तो मैं फिर से क्लास लूंगा। इसमें जो कल सीजी सेट का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, उसको सॉल्यूशन करेंगे मैं पक्का। उसको रिकॉर्ड करके डालना है यूट्यूब पर, और 200% पे करना है, या तो आज करो या कल करो, याद ही करो। पर पक्का मैं 9 बजे तक या 10 बजे तक लाइव क्लास लूंगा। जिसकी मर्जी हो वो आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सभी आए, और मैं पीडीएफ उनको भेज दूंगा। तो उसके बाद उसकी क्लास जब यूट्यूब पर अपलोड होगी ना, तब आप देख सकते हो, ठीक है ना। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारे नए क्वेश्चन है जो आपको तो सोचने में मजबूर करेंगे, ठीक है ना। अगर ठीक ठाक था, इजी पेपर था, बढ़िया था, ठीक है ना। तो ठीक है, बाकी इसमें मुझे हेल्प जो की है बीना पटेल जी ने और शिवांश ने पूरी जो हेल्प की है उस पेपर को मुझे पहुंचाया और सॉल्यूशन करवाने में की है, तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, तो बाकी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ मैं, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलो बाय बाय।